दर्शकों नमस्कार। पंचायत के आज के अंक में हमारे साथ हैं विशेष मेहमान, आजमगढ़ से आए हुए रंगकर्मी श्री अभिषेक पंडित जी। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस पंचायत कार्यक्रम में। और जैसा कि दर्शकों हम आपको लगातार नए नए लोगों से मिलवा रहे हैं, अच्छे लोगों से मिलवा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है, हमारे शहर वासियों का सौभाग्य है और हमारे दर्शकों का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान अभिषेक जी आए हुए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस फील्ड में यानी रंगमंच में आने की शुरुआत कब से की और कैसे की? लगभग 22-23 साल पहले जो है एक हमारे शहर में लोकल नाट्य दल था, तो उनसे एक बार मुझे ऐसे मिलने का मौका मिला और उनका काम करने का तरीका और रिहर्सल ये सब देख के मुझे आकर्षण पैदा हुआ। तो फिर मैं उनसे जुड़ गया और बस उस दिन से जुड़ा हुआ अभी तक। तब से लगातार रंगमंच से जुड़े हुए हैं। जी। बचपन की मतलब अचानक से जैसे आप इधर रंगमंच की ओर आए, इसके अलावा घर में तो दबाव रहता होगा कि पढ़ो लिखो, तो वो पढ़ाई लिखाई फिर आपने छोड़ दी यूं ही अचानक? हाँ, वो एक बहुत मतलब मैं तो अब नाटक करता हूँ, समझ में आता है ड्रामा क्या होता है, तो मेरे लाइफ में मुझे लगता है बहुत ड्रामा हो गया है। तो मतलब बाहर पहले कोलकाता में पैदा हुआ, पिताजी वहाँ नौकरी करते थे, फिर उनके ट्रांसफ़र हुआ यूपी में, तो इलाहाबाद रहना हुआ। और फिर बहुत कम उम्र में हमारे पिताजी का निर्णय था कि गांव में घर बनाएंगे, वहीं रहेंगे। तो हम अपने घर आ गए, गांव आ गए। और बड़े भाई और पिताजी बाहर रहते थे, माँ के साथ छोटे भाई सब मैं घर पे रहता था, खेती बाड़ी वगैरह करने लगा। तो मैं काफ़ी मतलब थोड़ा आवारा किस्म का हो गया था, पढ़ाई वढ़ाई से मन हट गया था, घूमना टहलना दिन भर। तो उससे घर वाले काफ़ी नाराज़ रहते थे मुझसे। और जब मैं थिएटर वालों से मिला तो बहुत कम उम्र थी मेरी, तो मैं मिल गया, तो मुझे लगा कि यार यही करते हैं। तो उस चक्कर में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और मैं अपने माँ पिता की बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैंने सोचा कि नाटक कला में ही आगे बढ़ते हैं। बहुत बात मुझे मालूम चला कि नहीं, इसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े तो ये सबसे कठिन विधा है कि इसको बिना पढ़े आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात थी कि मैं बचपन से पढ़ता बहुत था, मतलब सिलेबस के बाहर का मैं बहुत पढ़ता था, यानी पढ़ने का शौक था बहुत। तो फिर ये उटपटांग जिंदगी, तो उटपटांग जिंदगी जो आपकी थी, यानी जैसे आजकल भी होता है लोगों को, युवाओं को शौक है फिल्में देख के, ज्यादातर उसी वजह से लोग जाते हैं इस फील्ड में कि तो उसमें और इसमें क्या फर्क नजर आया? नहीं, मैं अपने बारे में स्पष्ट करूं कि मैं फिल्मों में जाने के लिए नहीं आया, क्योंकि मैं फिल्म में जाने की बात नहीं कर रहा, मैं उस जीवन में जाने की बात कर रहा हूँ। अंतर कि जैसे मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, नाना जी और मामा जी लोग कहानी कविता रचते थे, आलोचक थे, तो इतना तो मालूम था रंगमंच क्या होता है, वो कहाँ होता है ये नहीं मालूम था, वो मुझे मिल गया था। तो थिएटर में ही एक्टिंग करना चाहता था। अब फिल्मों में भी थोड़ा बहुत मुझे काम करने का मौका मिला। अभी कागज आई है सतीश कौशिक की, उसमें मेरा भी छोटा सा रोल है। तो फिल्मों का काम मुझे लगता है हमसे ज़्यादा दक्ष काम है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, वहाँ ज़्यादा मेहनत है और ज़्यादा मतलब समर्पण वहाँ ज़्यादा दिखता है मुझे। तो बहुत मेहनत है और पूरा कमर्शियल मामला है, पैसे का मामला है। तो वहाँ पे हम लोग जिस तरह इमोशनल होते हैं आपस में, नाटक वाले संभालते हैं, वहाँ कोई संभालता नहीं, मैंने देखा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे रंगमंच जो है, जैसे हम आप सामने बात कर रहे हैं, तो जो महसूस हम आप कर रहे हैं, वो हमारा दर्शक जब इसको देखेगा, तो मुझे लगता है वो जो जीवंतता है जो मेरी आपकी बातचीत में भी है, वो नहीं आती है। यही फर्क है थिएटर और फिल्म। बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ यहाँ हम लाइव हैं, वहाँ एक पर्दा काम कर रहा है। हाँ, वो पर्दा काम कर रहा है। चलिए, ये तो बातें हुई, एक बेसिक बात हुई। शुरुआत में जैसे आपने किया, तो घर का सहयोग कैसा रहा आपके लिए? नहीं, मैं तो बताया ना, मैं तो जब गांव में आया था तो गांव का माहौल अलग था। मैं बड़े शहरों में पला बड़ा लड़का था, कॉन्वेंट में पढ़ाई हुई थी मेरी, तो गांव का माहौल ही अलग था और जिसको मेरे घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुझे खेती बाड़ी भी संभालना होता था। तो खेती बाड़ी संभालने के चक्कर में काफ़ी कुछ मतलब गाँव में मेड़ का झगड़ा होता है, नाली का झगड़ा होता है, ट्यूबवेल चलवाने का झगड़ा होता है। तो मैं दुबला पतला था, तो गांव में सब खाते भी अच्छे होते हैं, तो मुझे ये भी भय था कोई मुझे मार ना दे। मैं अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे लड़कों के साथ, जो बुरे उनको नहीं कहना चाहिए, मतलब मेरे ही टाइप के लड़के थे, उनके समूह में रहने लगा, उनके साथ रहने लगा। कुछ मतलब अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रख लिया, ऐसा कुछ। तो उसमें घर वालों को लगा कि ये बिगड़ रहा है। वो शायद मैं उनको नहीं बता पाया कि मैं किस भय में हूँ, या वो मुझे समझ नहीं पाए। तो फिर घर वालों से एक दुराव हो गया मेरा। और मैं जब थिएटर करने लगा तो और दुराव हो गया कि कौन सा काम शुरू कर दिया इसने।
क्योंकि इसमें सब लोग जानते हैं शौकिया होते हैं, इसमें पैसा वैसा तो है नहीं। पैसा नहीं है। हाँ, तो ऐसा लोग कहते हैं, मैं भी नहीं जानता था ना। 10-12 साल तक तो मुझसे पूछते थे पैसा कब कमाओगे, तो हाँ। मैं कहता था मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी पत्नी से भी कहता था मुझे नहीं मालूम पैसा कब मिलेगा। अच्छा, पहला नाटक आपने कौन सा किया? मैंने, हमारे गुरु थे हरिकमल जी आजमगढ़ में, तो वो काफ़ी अच्छा काम करते थे। तो हरिकमल जी के साथ कई नाटकों में अभिनय किया। सिंहासन खाली है, एक लोकल राइटर अहल्या आज की, उसमें अभिनय किया। लेकिन जो मैंने तय किया कि मैं काम करूंगा, तो मैंने अपना पहला ही नाटक चरणदास चोर निर्देशन। हाँ, और वो इसलिए किया क्योंकि हमारे शहर में ड्राइंग रूम सेटअप के नाटक बहुत होते थे। उसमें बार बार कॉस्ट्यूम बदलना और ये करना। मैंने म्यूजिकल नाटक उठाया और मुझे जो सबसे करीब अपनी स्क्रिप्ट लगी वो चरणदास चोर लगी। हाँ, तो उसको किया फिर मैंने। तो कैसा रहा उसका अनुभव, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे लिए तो बहुत मज़ेदार था, क्योंकि मैं बचपन से गाना वाना गाता हूँ, तो मुझे शौक था। मैं एक्टर तो हूँ नहीं। तो मैं तो मुझे मज़ा आ रहा था म्यूजिकल करने में। मेरे शहर के लिए चमत्कृत करने वाला अनुभव था वो, क्योंकि वो लोग आदी हो गए थे ड्राइंग रूम सेटअप का नाटक देखने में। तो नाटक में तबला ढोलक बज सकता है और हारमोनिया बज के गाना चले और लाइव वो भी। हाँ, तो मैं आज तक जितने भी, मैं आषाढ़ का एक दिन छोड़कर ऐसा मेरा कोई नाटक नहीं है जिसमें मैं लाइव म्यूजिक ना करूँ। अच्छा, एक चीज और, रिकॉर्डेड म्यूजिक की जो परंपरा चली है थिएटर में, तो वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, नाटक में किसी भी तरह का सेंसरशिप मुझे लगता नहीं होना चाहिए। नहीं, कई लोग कहते हैं कि लाइव म्यूजिक जरूरी है, कुछ लोग रिकॉर्डेड म्यूजिक के लिए कहते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि जिसमें आपकी दक्षता हो, अगर आप रिकॉर्डेड म्यूजिक को उस तरह से हैंडल कर सके, टैकल कर सके, तो क्या बुरा है। हाँ, मतलब दक्ष हो, दर्शक को पसंद आए। हाँ, दर्शक को उससे, मतलब उससे नाटक खराब ना होता, नाटक अच्छा होता हो, तो कोई बुराई नहीं है। कोई बुरा। हाँ, बिल्कुल। मैं किसी भी तरह की तकनीक, और जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि वो प्रोजेक्टर का नाटक, इसका नाटक, नहीं, मैं इसको कुछ बुरा नहीं मानता। हमारे आसपास परिवेश में जो कुछ भी है उसे लेके हम नाटक बनाते हैं। सबको अपनाना। हाँ, सबको अपनाना चाहिए। पहला नाटक, वो पहला नाटक तो आपका चरणदास चोर था। सबसे दिल के करीब, आपके दिल के करीब आपका निर्देशित नाटक कौन सा है? देखिए, रंगकर्मियों को एक चाहत होती है कि मैं अंधा युग करूं, मैं है वदन करूं, मैं आषाढ़ का एक दिन करूं। तो एक बतौर रंगकर्मी, रंग निर्देशक, मैं भी जब उन टेक्स्ट को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, और कभी करने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन जो नाटक मुझे दिल को छू गया था वो ऋषिकेश सुलभ जी का लिखा हुआ बटोही था। क्योंकि भिखारी ठाकुर को मैं बहुत बाद में जाना, जब मैं थिएटर में आ गया तब मैं जाना कोई भिखारी ठाकुर हैं जिन्होंने विदेशिया, बेटी बेचवा, तमाम नाटक लिखे। तो फिर मुझे संजीव का उपन्यास सूत्रधार पढ़ने को मिला। मैं, मतलब एक बार में पढ़ गया वो उपन्यास, और फिर कई बार मैंने पढ़ा। तो मैं सोचा इस पर मैं नाटक करूंगा। फिर संजीव जी से एक मुलाकात भी, उन्होंने कहा आप नाटकांतर करिए, इसको खेलिए, कि वो दुरूह कार्य है नाटकांतर करना। संयोग से मुझे ऋषिकेश सुलभ जी का लिखा हुआ बटोही मिल गया। तो फिर मैंने कहा ये तो भिखारी ठाकुर, तो मैंने उसको किया भी बहुत मन से, और हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, मनोज मिश्रा ने उसकी लाइट की है। तो फिर वो नाटक अद्भुत बना भी। और जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला संगीत नाटक एकेडमी का निर्देशन में, तो मैं उसी नाटक को लेके गया था। नहीं तो वो तो बड़ा ऐसा पल रहा जब आपको, मतलब इतना, आपको और आपके साथियों को, आपके परिवार को, बच्चे, पत्नी, मेरे पूरे शहर को बहुत। बहुत। मैं आपको बताऊं कि उस अवार्ड के बारे में मुझे पता भी नहीं था, और अचानक से मेरा जब नाम आया तो मैं पता करने लगा कि ये अवार्ड होता क्या है। तो मेरे शहर को ने पहली बार मुझे स्वीकार किया। मतलब कई गए लोग कहते थे अच्छा नाटक करते हैं, अच्छी बात है, पंडित जी अच्छे आदमी हैं, और कुछ लोग कहते थे कि अरे सब नरंगीबाज हैं। लेकिन जब अखबारों में छपा और लोगों ने देखा कि नहीं, इनको कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो उस दिन से लोगों का नजरिया बदल गया। ये तो होता ही है कि जब आदमी सफल हो जाता है, और सफलता के बाद ही उसकी कीमत होती है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपना घर छोड़ चुका था। 7-8 साल से मेरी माता जी से भी मेरी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन जब वो अवार्ड मिला मुझे, तो मेरी माँ ने मुझे फोन किया, तो मुझे अच्छा लगा, सबने मुझे स्वीकार किया। वाह, क्या बात है। कितने नाटक अभी तक आप कर चुके हैं? मैंने कई 30 नाटक तो ऐसे फुल लेंथ कर लिए हैं। निर्देशन? हाँ, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे करता रहता हूँ फेस्टिवल्स में। और ये तो नहीं, 15 मिनट 20 मिनट के भी कई नाटक किए हैं, तो उनकी गिनती नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जिसको मेरे खाते में गिना जाना चाहिए, वो करीब 10-12 नाटक ही हैं, जो बड़े नाटक। हाँ, मैंने किया आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, और क्या बोलते हैं आपका बटोही, अंधेर नगरी मेरा सबसे चर्चित नाटक था, जिसकी मैंने सबसे अधिक प्रस्तुतियाँ की, कई 32 प्रस्तुतियाँ मैंने की। तो उसको भी नुक्कड़ फॉर्म में किया था कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मेरा एक नाटक का जो डिजाइन है वो दूसरे नाटक से कतई मेल ना खाए, एकदम अलग रहे। मैं अपने हर नाटक को एक अलग तरह का डिजाइन मिला, और शायद इसीलिए आपको ये पुरस्कार मिला है जिसके आप हकदार हैं।
क्योंकि जब नया करेंगे तभी कुछ इसके लिए तो मैं ज्यूरी को और संगीत नाटक एकेडमी का आभारी हूं। जी जी, नहीं आपका भी है कि आपने इतनी मेहनत की है तब उसका परिणाम मिलता है। नहीं, ये तो होता है, हम एक समय में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर मेहनत करने वाला मिल जाए। हो सकता है कि मुझसे ज्यादा मेहनती और काबिल लोग रहे हों, शायद उन तक अकादमी या ज्यूरी की दृष्टि ना गई हो। अच्छा, जैसे एक लोग करते हैं कि एक ही नाटक कई बार होता है, उस पर अब क्योंकि जो लिखा हुआ है उस पर तो दिमाग चल रहा है निर्देशक का और दर्शक जो मतलब एक्टर है आपका, तो वो अगर किसी नाटक को देखता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपका नाटक आज देखा, बहुत अच्छा रहा आपका ये। दर्शकों में आज आपको बताना चाहूँगा कि आज रीवा शहर में आपका नाटक बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी की कहानी पर था और दिन के उजाले में इनका नाटक हुआ, बहुत ही प्रशंसनीय प्रस्तुति रही। तो जब कोई दर्शक या कोई अभिनेता किसी नाटक का देख के जाता है और फिर वो अपनी ओर से करता है, तो क्या उस पर कितना प्रभाव पड़ता है? लेखक को वो समझ पाता है या फिर अपने निर्देशक का निर्देश उसको मानना चाहिए? एक बार जरा फिर से मैं समझ लूं। मतलब जैसे मैं आज आपका नाटक देख के गया, अब मुझे मनोज मिश्रा जी कहते हैं कि मुझे आपको कास्ट करना है बूढ़ी काकी, तो आपके नाटक की छवि जो मैंने देखी है, जो मेरे दिमाग में बसी हुई है, असल में मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार लोगों का ये इल्जाम आता है कि YouTube से देख के लोग नकल कर रहे हैं, तो क्या किसी का नाटक देखने से उसमें फर्क पड़ता है? एक एक्टर, एक अभिनेता के रूप में ये प्रश्न है। ये तय होता है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी चेतना क्या है। ऐसा नहीं, बहुत सारे नाटक हम लोगों ने देखे हैं और निश्चित तौर से देखी हुई चीज़ों का असर कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस में रहता है, लेकिन यही तो आपकी काबिलियत है कि जो आपके इमेजेस आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं, आप उसको तोड़ते हैं। जैसे नाटक की बनने की प्रक्रिया की आप बात करिए, तो कई बार क्या होता है कि हम एक डिजाइन बना चुके होते हैं और फिर हमें लगता है नहीं, इसको ब्रेक करना, ये नहीं करना चाहिए, ये काम निर्देशक का है, तो फिर हम दूसरा विकल्प नहीं, एक्टर ही करता है। एक्टर भी अपने डायलॉग को डिजाइन करता है, क्राफ्ट को, अपने एक्टिंग को, तो ये कैरेक्टर को बना लेता है और करने जाता है, जब उसके को एक्टर से उसको कुछ और मिलता है तो कहता है रुको यार मैं ये चेंज करूंगा। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम रोज अपने घर में रोटी बनाते हैं और बनाते हैं। हाँ, उसमें किसी ने कुछ मिला दिया, रोज अलग होता है। हाँ, रोज अलग उसमें किसी ने पालक डाल दी, कभी थोड़ा अजवाइन डाल दिया, तो चेंज हो जाता है। बस ये तो बस वही चीज है। चलिए, मैं अगर आप जैसे हमारे शहर रीवा में आए हैं तो आपने भी ये हमारा लक्ष्मण बाग संस्थान देखा जी, और आपने कहा कि ऐसी जगह अगर मुझे मिल जाए तो मैं नया प्रयोग करूं यहाँ पे। तो कितना मतलब इसको करने में अगर कोई निर्देशक सोचता है, वो हिम्मत करता है, तो आपको क्या लगता है कि सफल हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? मतलब देखिए, पहली बात तो हम लोग लालची होते हैं, बहुत आर्टिस्ट बहुत लालची होता है। मुझे सुंदर वातावरण, ये शांत जगह बहुत, क्योंकि मेरे शहर में नहीं मिलता है मुझे इस तरह से, बहुत सघन आबादी है, तो क्यों नहीं, आप कोशिश करिए। मुझे नहीं लगता, अक्सर लोग रोना रोते हैं कि पैसे का अभाव है, रंगमंच नहीं हो पाता, और इसका मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात है। अगर मैंने कुछ सोचा है और मेरे दिमाग में कुछ है, तो मुझे जो करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक टेक्स्ट चाहिए, हमारा शरीर चाहिए, हमारी आवाज चाहिए, हमारा दिमाग चाहिए, वो हो गया। जुनून चाहिए। अरे हाँ, एक तो समर्पण तो चाहिए, जुनून तो चाहिए ही। अच्छा, अभी आपके परिवार में जैसे आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं शुरू से और अब में? मेरी पत्नी तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि शादी के तुरंत बाद वो, मतलब मैंने उनसे कहा तुम नाटक करोगी। इसकी भी एक कहानी है, क्योंकि हमारे शहर में कोई महिला अभिनेत्री नहीं थी। हाँ, ये सभी शहर के लगभग जो थी भी, वो भाभी जी और आंटी जी टाइप थी, बहन जी थी, वो मतलब किसी एक्टर ने हाथ पकड़ लिया तो दिक्कत है। तो मुझे जरूरत थी चरणदास चौर में रानी की, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम करो, और तैयार भी हो गई। और फिर अब तो मेरे दोनों बच्चे भी थिएटर में मेरे साथ काम करते हैं। छोटा वाला बेटा इस प्रस्तुति में था, म्यूजिक बीट पे वो। अच्छा। तो बहुत हमारे घर में, तो हमारे घर अगर आप कभी आएँ तो पूरा खुला खेल है एकदम, मतलब दरवाजा खुला रहता है, दिन भर जमघट रहती है आर्टिस्टों की, लिखने पढ़ने वालों की, चाय बनता ही रहता है। हम कभी भी, हम 4 जन हैं परिवार में, हम कभी भी अकेले नहीं खाना खाते, हम कम से कम 7 लोग 8 लोग खाना खाते हैं हर टाइम, रोज। और हम वही लोगों को मालूम भी है कि चलो ये लंच का टाइम है, अभिषेक पंडित के घर चलते हैं, वहीं मिल जाएगा, वहीं खाना मिलेगा, चाय मिल जाएगा।
या अगर जिस दिन कोई नहीं आता है मैं बुला लेता हूँ 2-4 लोगों को। हाँ कि आ जाओ साथ में बैठ के खाओ और नाटक करते हैं। हाँ जी। कुल मिला के जीवन हाँ। नाटक के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुका है। हाँ, समर्पित कह लीजिए। अब कई बार लोग कहते हैं कि समर्पित है, मैंने संघर्ष किया। मुझे लगता नहीं, मैं शायद इसी काम के लिए बना था, यही काम मैं कर पाऊंगा और मुझे इसमें बहुत मजा आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ सब साथ बैठ के खाते हैं। तो ये जो खाने का खर्चा है, कहते हैं रंगकर्मी बड़े गरीब होते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि सुना है, मैं भी रंगकर्मी ही हूँ। हाँ जी जी। और अक्सर सुनते हैं हाँ। कि बड़ी समस्या है, पैसे नहीं आ रहे। वाकई कहीं ना कहीं तो है ये बात। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, पैसे की समस्या तब तक है जब आपने अपने आप को बांध रखा है। मतलब आप जो अपने पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अपने साथ लेकर थिएटर में आते हैं और जिसकी वजह से आपके अंदर कई बंधन होते हैं। मैंने ये नहीं किया। जब मैंने नाटक का रिहर्सल शुरू किया, मेरे पैसे नहीं होते थे, तो शुरू में तो मैंने अपनी पत्नी के सब गहने बेचे, तो वो सब बिक गए। अरे, तो कुछ बचा ही नहीं और मुझे नाटक करना था। तो मैं गया, जब मैं एकदम शून्य पे आ गया आर्थिक रूप से, तो मैं लोगों के पास गया, अपने दोस्तों के पास गया कि यार ऐसा है कि आप शाम को अपनी शाम रंगीन करते हैं, 300-400 खर्च कर देते हैं, तो आप मेरे नाटक के लिए 20 रुपये खर्च की चाय पिला दीजिए रिहर्सल का 1 दिन का। तो चाय के पैसे, या कभी हमें खाना खाना, किसी एक दोस्त से बोल दिया 3 दिन रिहर्सल चलना है, खाना आप खिला दीजिए। तो वो करते करते, या मुझे नाटक करना था, कुछ सेट की जरूरत थी, तो लोगों के घर गया, उनके सामान उठा रहा है, मांग रहा है, तो इस तरह से जुगाड़ करके पहले करना शुरू किया। अब स्थिति ये हो गई है कि मैं बड़े बड़े फेस्टिवल करता हूँ या बड़े बड़े शो करता हूँ, जो भी करता हूँ, तो उसमें साफ बोलता हूँ कि आप जो है आप अपने महीने का इतना खर्च मुझे दिया करिए। तो बहुत सारे लोग हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब नाटक करता हूँ तो संस्कृति के लिए सहयोग संस्कृति एक बॉक्स पर देता हूँ, नाटक देखा, उसमें कुछ पैसे दीजिए, तो 1-1 का सिक्का भी निकलता है और 10-10 हज़ार का लिफाफा भी निकलता है। अरे वाह! तो लोग देते हैं पैसा, लोग देना चाहते हैं। असल में क्या है, हमने अपने आप को बांध रखा है। लेकिन फिर काम उस लेवल का हो, काम भाई आप देखिए, मदारी चौराहे पे खेल दिखाता है, आपने कितनी बार देखा होगा, आप जब अगली बार भी देखते हैं तो उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उसकी स्किल पे। तो आपको अपने स्किल को तो डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल। और नाटक देखने, मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है आज भी दर्शक जो है ना, सिनेमा की तुलना में नाटक देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने अपने आप को बांध रखा है। हमने बतौर मतलब नाट्य दल, अभिनेता और निर्देशक, हम चाहते हैं कि फला हमारा नाटक देख लें, जबकि सिनेमा वाले को इससे कोई वास्ता नहीं कि उसका फिल्म। हाँ, वो हमारा नाटक देख ले और हम धन्य वाला देखता है, वो कामगार देखता है, वो नौकरी पेशा लोग देखते हैं। तो मैंने भी अपने शहर में भी यही कर रखा है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाटक कौन देख रहा है। मेरे नाटक देखने वो लोग आए जिनको पता चले नाटक हो रहा, वो आ जाए, बस नाटक देखने। हाँ, तो आज हमारे पास बहुत अच्छी मतलब समृद्ध हमारे पास आए। अभी कोई आयोजन करती तो 20-25 हज़ार मुझे ऐसे मिल जाते हैं। अच्छा, आपने एक फिल्म में काम किया, कागज, हाँ, है ना? उसके अलावा कभी मुंबई का रुख नहीं किया कि हम चले जाएं मुंबई? नहीं, मैं 2-3 बार मुंबई गया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं अपने ससुर जी के कैंसर के इलाज में गया हूँ। अच्छा। और 1-8 बार मुंबई में जो हमारे दोस्त संघर्षरत हैं, उन्होंने बस मिलने के लिए बुलाया, तो 1-2 रात के लिए गया हूँ। मैं आज तक पृथ्वी थिएटर भी नहीं देखा, मैंने जुहू चौपाटी का बीच नहीं देखा है, मैं किसी स्टूडियो में कभी नहीं गया हूँ और मेरी कोई चाहत भी नहीं। हाँ, यहाँ तो एक नाटक करने के बाद रुख मुंबई का हो जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो वहाँ जाने से पहले अपनी तैयारी कर लें। तैयारी पूरी तैयारी कर लें, उनको समझ में आनी चाहिए कि वो कितने पानी में है और वहाँ किस तरह का स्ट्रगल करना है, क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत अंतर है और वर्किंग जो साइकोलॉजी है ना थिएटर की और फिल्म की, वो डिफरेंट है, एकदम अलग है। हाँ, तो उसकी आप तैयारी कर लीजिए, आप जाइए। हाँ, सीखने के लिए बहुत सारे माध्यम, बहुत सारे माध्यम। अच्छा, एक आजकल बड़ा ट्रेंड चला है इधर सोशल मीडिया का, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना और फेसबुक पे लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग गंदा भी कर रहे हैं। गंदा न करेंगे, मतलब एक मानक जो मानक है, हाँ, जो मानक है, जो मानक बना दिया गया है, उससे थोड़ा सा हट के कर रहे हैं। तो इस फील्ड में क्या संभावनाएं लगती हैं आपको और क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, कोई भी माध्यम जो कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है, वो लाइव हो या डिजिटल हो, वो हमेशा से एक मानवता के पक्ष का ही माध्यम है। उस माध्यम को जो इस्तेमाल कर रहा है, जो उस माध्यम पे खेल रहा है, उसकी अपने खुद के विचार क्या है, मनोदशा क्या है, इस पे तय होता है। आप जाइए, यूट्यूब पे जाइए, बहुत कुछ भी बनाइए, आपकी सोच क्या है, आप क्यों बना रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य मानवता की सेवा है और मनुष्य की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको आगे ले जाना है, उसको एजुकेट करना है,
तब तो ठीक है। और अगर कहीं आपका उद्देश्य उसमें धन कमाना है तो फिर उसके लिए भी ठीक है, बहुत सारे लोग आपके बने हैं। हाँ, बहुत सारे माध्यम है, कर ही रहे हैं। जी जी जी। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा आपसे बात करने का मन है, और आपसे मुलाकात हो गई मंडप आर्ट्स के इस आयोजन में। और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, 12 जनवरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ओर से युवाओं को कुछ संदेश देना चाहें, तो अपने दर्शकों को अपनी ओर से संदेश। मैं क्या दूं, हमारे पुरखे इतना दे गए हैं। मैं तो राहुल संकृत्यायन की धरती से हूँ, जो कहते हैं भागो नहीं दुनिया को बदलो, या उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, स्वामी जी का कथन है। तो ये बस हम लोग अपने पुरखों की कही बातों को ही मान लेना, तो हम सुखी होंगे, संपन्न होंगे, और निश्चित तौर से हम दुनिया को कुछ नया देके जाएंगे। एक और बहुत अहम सवाल है रंगकर्मियों का, ग्रांट को लेकर। जो सरकारी ग्रांट्स मिलती है, कई बार ये आरोप लगता है कि पक्षपात हो रहा है, किसी एक आदमी को दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही है क्या, ऐसा जो सोचते हैं? पक्षपात पे तो मैं इतना नहीं जानता, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ, मुझे लगता है। और देखिए, एक व्यवस्था है ग्रांट की, कला के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, और निश्चित तौर से स्टेट की जिम्मेदारी है संस्कृति को संभालना। तो अगर उसमें ग्रांट मिलता है, आप उसके योग्य हैं, आपको लगता है कि आप अप्लाई करेंगे, आपको किसी नए रचनात्मक काम के लिए चाहिए, तो आपको करना चाहिए। अब ज्यूरी ने क्या तय किया, ये तो ज्यूरी का अपना विवेक है। और हमें अगर कहीं कभी कम मिलता है तो हमें और प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे और अच्छा काम करें, कि मजबूर हो जाएगी ज्यूरी हमें देने के लिए। हाँ, वही जो आपने पहले कहा कि मतलब काम हम ऐसा करें कि लोग अपने से पैसे दें। अच्छा, कई चीजें हैं, देखिए सोसाइटी में तरह तरह की बातें होती है। अब अवार्ड मिलता है, लोग कहते हैं कि फिक्स है। मैंने बताया ना, मुझे तो पता भी नहीं था ये अवार्ड कौन सा होता है। ये मैं तो जब घोषणा हुई तो मैं जाना, अच्छा ये अवार्ड होता है। अच्छा, जैसे स्कूल कॉलेज में नाटक होता है और हार गए, तो फिर अपने ही टीचर पर इल्जाम लगा दिया कि बात यही मानव स्वभाव है। और मान लीजिए अगर कोई जैसे चाह रहा है कि हमको ग्रांट चाहिए सरकार से, और कई संस्कृत मंत्रालय है, कला परिषद है, ये आपका संस्कृत विभाग है ना, NSD है, सभी जगह से मिलता है। उसके लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ती है? एक नए जो कम से कम 10 नाटक तो किया ही हो, ये तो है। कोई प्रोसेस नहीं है। आपको काम का अनुभव, आपको लोग आपके काम से लोग थोड़े बहुत परिचित हों, और आप तो आज तो गूगल का जमाना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट भी जाइए, सारी योजनाओं का उसमें लिखा है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो आपको मिल रहा है ग्रांट? हाँ, मेरे पास एक रेपेट्री है, 7 की थी, अभी शायद उसकी कुछ बढ़ा है वो। तो मेरे पास एक रेपेट्री ग्रांट है, जिसमें मैं कब सेंशन हो गई आपकी? ये 2015 में सेंशन हुई थी मेरी, और अभी चल रहा है। तो 5 साल आपने किया? हाँ, 5 साल लगातार। तो हाँ, कर तो पहले भी रहे थे। हाँ, पर एक ये अनुदान से मदद मिल जाती काफी लंबा, हाँ बिल्कुल मदद मिलती है। मैं आपको बताऊँ, हम थोड़ा सा मानसिक रूप से मतलब संतुष्ट हो जाते हैं, तो फोकस कर पाते हैं काम। हाँ, कि हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल है, अब हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, तो ये फायदा होता है। हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों को ये पैसा मिलता है, तो उनको भी लगता है यार थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, ये जो कोरोना काल का अनुभव रहा, वो कैसा रहा आपका? कोरोना में मैंने तो शुरू में ही तय कर लिया था कि 20-22 साल हो गए लगातार काम करते जा रहे हैं, तो मैंने जो दूसरी चीजें हैं उन पे ध्यान लगाना शुरू किया। जैसे मैंने अच्छे संगीत सुने, अच्छी फिल्में देखी, कुछ किताबें पढ़ी, और बहुत सारे नाटक की कहानियां मैंने दिमाग में अपने गढ़ी, और बहुत सारे मतलब कुछ अभी 2 नाटक इस कोरोना काल में मैंने नया कर दिया है। तो उसका मैं मतलब प्रैक्टिस ना करके मैंने इस तरह का जो इंटरनल प्रोसेस होता है आर्टिस्ट का, मैंने उसको अप्लाई किया। तो आर्थिक रूप से कोई विशेष परेशानी? आर्थिक रूप से तो हम लोग कोई राजा महाराजा है नहीं, बट मेरे दोस्त बहुत हैं। मैं आपको बताऊँ, थिएटर करने की वजह से मेरे उतने ही दोस्त हैं जितने किसी बाबा जी के होते हैं। तो मेरे दोस्त मुझे पूछ के मेरे घर पैसा पहुँचा देते हैं। अरे वाह! तो कुल मिला के आपका सुहाना ये सफर रहा कोरोना के बीच का। मैं एक बार बोलूँगा, मैंने इतनी मेहनत की ना, और उसमें एक चीज़ था, ईमानदारी। मेरे शहर के लोगों को विश्वास है कि इस आदमी को 100 रुपया दोगे तो 110 रुपये का काम दिखाएगा। तो वो ईमानदारी आज मेरे काम आई इस कोरोना में। लोगों ने बाकायदा मुझसे पूछा है, मेरे दर्शकों ने पूछा है, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आपके पास पैसे वैसे हैं, तो मैं पैसे मांगता नहीं, लेकिन लोग जानते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अनाज भेज देते हैं, तभी तो मेरे घर भंडारा चलता है। हाँ, वही बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो महीने का पैसा भेज देते हैं मुझे, और जब मेरे पास पैसा होता है तो मैं लौटा देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे शहर में आप आए, ये हमारे शहर के लोगों का एक सौभाग्य है कि आपका नाटक देखने को मिला। जो दर्शक नहीं देख पाए
वो जरूर पछता रहे होंगे कि आज नाटक क्यों नहीं देख पाए। मैं रीवा 2-3 बार आ चुका हूँ, दोबारा आना चाहूँगा। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि हमारे रंगमंच के कलाकार जो साथी देख रहे हैं वो अभिषेक जी के साथ काम करें, और जो हमारे साथी लगातार सक्रिय हैं उनसे भी निवेदन है कि अभिषेक जी को बुलाएं और एक वर्कशॉप लगवाएं यहाँ पर और थिएटर करें। हाँ, मुझे आपके इस चैनल पंचायत, आपका जो शो है, इसमें आपने मुझे मौका दिया बोलने का, अपनी बात फैलाने का, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपके इस मंच के माध्यम से रीवा शहर के जो सम्मानित लोग हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कला के किसी भी फॉर्म को आप अपने जीवन में समय निकालिए, उसमें समय दीजिए, और हो सके तो कुछ सहयोग भी कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम पंचायत में। धन्यवाद, नमस्कार।